हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पर। तो आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक लेकर आए हैं। आज का टॉपिक में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर किसी मैग्नेट को हम मैग्नेटिक फील्ड में लटका दें और वो मैग्नेटिक फील्ड में अगर ऑसिलेट कर रहा हो, झुलुआ झूल रहा है ना, झूला झूल रहा हो, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, यानी कि आवर्तकाल क्या होगा उस मैग्नेट का, और सेकंड नंबर में उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। ये दोनों के लिए हम लोग आज एक एक्सप्रेशन फाइंड करेंगे, व्यंजक निकालेंगे। यानी टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होगा, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर उससे रिलेटेड जो सवाल होते हैं वो सवाल करेंगे हम। ठीक है, तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हेडिंग लगाइएगा कि ऑसिलेशंस ऑफ ए बार मैग्नेट इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में हम एक मैग्नेट को ला करके रख दे और ये मैग्नेट ऑसिलेट करे, है ना, इस तरह से ऑसिलेट करे, तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, ठीक है, और उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसको हम फाइंड करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। मान लो कि ये एक मैग्नेट का नॉर्थ पोल है और ये किसी मैग्नेट का, सोर्स मैग्नेट का ये साउथ पोल है, ठीक है, जो कि मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। इसके बीच में इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। और मान लो कि वो मैग्नेटिक फील्ड कितना है, बी है, ठीक है। और इस मैग्नेटिक फील्ड में हम अगर किसी बार मैग्नेट को ला करके रख दें, है ना, किसी क्षण चुंबक को ला करके, मान लो ये एक क्षण चुंबक है जिसका साउथ पोल ये है और नॉर्थ पोल ये है, ठीक है, इसको ला करके हम थीटा एंगल पे रख दिए। तो अगर हम इसको थीटा एंगल पे ला करके रख दें तो जब ये मैग्नेट ऑसिलेट करेगा तो उसका टाइम पीरियड क्या होगा, उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इस चीज को हम फाइंड करेंगे। तो मान लो कि जब हम इस मैग्नेट को ला करके हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड के वजह से इस मैग्नेट पे फोर्स अप्लाई होगी, जिस तरह से आवेश में होता था, है ना। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर हम कोई डाइपोल को ला कर रखते थे, इलेक्ट्रिक डाइपोल को ला करके रखते थे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज पे अपनी तरफ फोर्स अप्लाई करती थी और माइनस चार्ज पे अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करती थी। और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड होता था F इज इक्वल टू क्यू। पढ़े हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में कि किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में Q चार्ज को रखेंगे तो उस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा, Q इंटू E। उसी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में भी होता है, इसको भी हम लोग डिस्कस किए हैं कि अगर मैग्नेट को लाके हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो जस्ट लाइक ये एक डाइपोल है ना, मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है बार मैग्नेट। तो इस बार मैग्नेट पे साउथ की वजह से भी फोर्स लगेगी, नॉर्थ की वजह से भी फोर्स लगेगी। साउथ क्या करेगा, नॉर्थ को अपनी तरफ फोर्स मतलब खींचेगा, ठीक है, अट्रैक्ट करेगा, और नॉर्थ क्या करेगा, साउथ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से फोर्स अप्लाई करेगी। ये एक फोर्स इधर लग रहा है, ये फोर्स इधर लग रहा, दोनों के दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होता है ना, और दोनों के दोनों फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट है, जिसके वजह से इस मैग्नेट पर मैग्नेटिक फील्ड के कारण एक टॉर्क उत्पन्न होता है, ठीक है। टॉर्क मतलब क्रिएट होता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। जैसे ये मैग्नेट ऐसे रखा हुआ है और एक फोर्स इधर लग रही, एक फोर्स इधर लग रहा, तो दोनों फोर्स के वजह से ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के तरफ अलाइन होना चाहता है, ठीक है। ये मैग्नेट क्या करता है, ये क्या चाहता है कि हम मैग्नेटिक फील्ड के तरफ ऐसे अलाइन हो जाए। ऐसे है मैग्नेट, एंगल कितना, थीटा एंगल पे है मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, दोनों के दोनों फोर्स की वजह से टॉर्क उत्पन्न होती है और उस टॉर्क की वजह से ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहता है। तो कितना टॉर्क लगाता है ये मैग्नेटिक फील्ड में आने के लिए, तो आंसर है कि टॉर्क इज इक्वल टू mb sin थीटा। कितना लगाता है टॉर्क, mb sin थीटा। mb sin थीटा से ये मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में आना चाहता है, लेकिन हमको इस मैग्नेट को उसी जगह पे रखना है, आने नहीं देना है, ठीक है। ये साम्यावस्था में जाना चाहता है, हमको जाने नहीं देना है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला मैग्नेट इधर जाना चाह रहा था mb sin थीटा के टॉर्क से, अगर हम इस पे अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगाएं और इतना ही टॉर्क लगाएं हम, तो ये मैग्नेट क्या होगा, अपने ही स्थान पे रहेगा। समझ में आ रहा बात कि ये मैग्नेट इधर जाना चाह रहा था, इसको हम रोकना चाहते हैं,
तो अपोजिट डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में हम इस पे टॉर्क अप्लाई करेंगे। और कितना टॉर्क अप्लाई करेंगे? एम बी साइन थीटा, बट डायरेक्शन इसका क्या होगा? अपोजिट होगा, है ना। तो मैग्नेट को, मैग्नेट पर अपोजिट डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में लगाया गया बल आघूर्ण यानी टॉर्क, हम इतना ही टॉर्क अप्लाई करेंगे तो ये मैग्नेट क्या होगा? अपने ही स्थान पे रहेगा, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है इसलिए माइनस एम बी साइन थीटा हो जाएगा। यहां तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं। एम क्या है? एम क्या है यहां पे? तो एम है मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा क्या है? मैग्नेट यानी मैग्नेटिक एक्सिस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच क्या? एंगल है। टॉर्क इज इक्वल टू माइनस एम बी साइन थीटा। अब अगर मान लो कि ये थीटा जो है ये बहुत बड़ा एंगल नहीं है, बहुत छोटा एंगल है, ठीक है। थीटा जो है बहुत छोटा एंगल है, तो साइन थीटा का मान क्या होगा, है ना। तो थीटा के छोटे मान के लिए, थीटा के छोटे मान के लिए, थीटा के छोटे मान के लिए साइन थीटा जो है लगभग थीटा के बराबर होगा, क्योंकि हमको पता है कि साइन का वैल्यू, अगर एंगल को हम घटाते जाएंगे तो साइन का वैल्यू घटते जाएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है? 0। तो जितना हम थीटा कम रखेंगे, साइन अगर उसके साथ लग जाए तो उसका वैल्यू कम आएगा, और कॉस में अपोजिट, कॉस में ज्यादा हो जाएगा। जैसे कॉस 0 का मान 1 होता है, तो कॉस में एंगल के साथ में वैल्यू बढ़ता है, और साइन में एंगल के साथ में अगर एंगल को कम कर रहे हैं तो वैल्यू घट जाएगा। तो थीटा अगर छोटा है तो साइन थीटा का मान भी एकदम एंगल के, जस्ट लाइक एंगल के जैसा होगा, ठीक है। तो साइन थीटा छोटा है, थीटा छोटा है, तो साइन थीटा लगभग थीटा के बराबर होगा। तो टॉर्क इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा माइनस एम बी थीटा। क्या हो जाएगा? माइनस एम बी इंटू थीटा। कोई दिक्कत यहां तक समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अब ये जो टॉर्क है, ये टॉर्क क्या है? बल आघूर्ण है। अब हम अभी मतलब आपको बता देना चाहते हैं कि इस एक्सप्रेशन में कुछ 11th क्लास का भी टॉपिक जो पढ़ाया जाता है, पढ़े होंगे आप, उसको हम यूज करेंगे। कुछ ऐसा टर्म है, जैसे कि क्या क्या यूज करेंगे? एंगुलर एक्सेलरेशन, है ना। एंगुलर एक्सेलरेशन, इसको अल्फा से लिखा जाता है, ठीक है। ये अल्फा और टॉर्क और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों में क्या रिलेशन होता है? एंगुलर एक्सेलरेशन, उसके बाद टॉर्क, मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये तीनों में क्या रिलेशन होता है? तो आंसर है टॉर्क इज इक्वल टू होता है आई इंटू अल्फा। ये फॉर्मूला होता है, ये पढ़ना होता है रोटेशनल मोशन में। टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है, और टाउ क्या है? टॉर्क है। तो टॉर्क इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला होता है? आई इंटू अल्फा। तो अगर हम इस फॉर्मूला को यहां पे पुट कर दे कि चूंकि टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू अल्फा, है ना, तो अगर हम टॉर्क की जगह पे आई इंटू अल्फा पुट करें, या फिर इस इक्वेशन से हम कंपेयर कर ले, तो हम लोग को कुछ ऐसा टर्म मिलने वाला है माइनस एम बी थीटा। आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। क्लियर हो रहा है यहां तक के बाद? कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं। अल्फा क्या है यहाँ पे? एंगुलर एक्सेलरेशन है। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हर एक बॉडी का अलग अलग होता है शेप। जैसे मान लो कि कोई रॉड है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है, रेक्टेंगुलर शेप है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होता है ना। मतलब इसका एक इक्वेशन होता है जिससे हम आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा, ये एक इक्वेशन बन गया। हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। चलिए पहले इसको लिख लीजिए। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अभी हमारे पास एक इक्वेशन आया था, वो इक्वेशन क्या था? हम लिख दे रहे हैं कि आई इंटू अल्फा इज इक्वल टू माइनस एम बी थीटा। ये इक्वेशन फर्स्ट आया, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं। आई क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन है। एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। और थीटा क्या है? जिस एंगल पे इसको हम रखे हैं, या फिर जिस एंगल पे हम इसको ऑसिलेट कर रहे हैं, घुमा रहे हैं, ठीक है, वो एंगल है।
इक्विलिब्रियम से साम्यावस्था से मैग्नेट को जितना एंगल पे रखे हैं वो एंगल हमारा क्या है, थीटा। ये जितना एंगल हम घुमाए हैं उसको, वो एंगल हमारा क्या है, थीटा। ठीक है, तो माइनस एम बी थीटा हो गया। अब थोड़ा से आते हैं हम लोग एसएचएम में, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसका जो इक्वेशन होता है, एसएचएम का इक्वेशन जो होता है वो इक्वेशन है थीटा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। यहाँ थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जैसे ये इक्वेशन ऐसा होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी होता है। ठीक है, तो ये लीनियर डिस्प्लेसमेंट के लिए है और ये जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के लिए है। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिला हमको, ए साइन ओमेगा टी। अब अगर हम इसको, ये तो डिस्प्लेसमेंट है बट यहाँ क्या दिया हुआ, एक्सेलरेशन। ये अल्फा क्या है, मेरे साथ बोलना, अल्फा क्या है, एक्सेलरेशन है, एंगुलर एक्सेलरेशन है, और थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ना, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब थोड़ा बहुत भी आपको याद होगा डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन के बीच में, अगर डिस्प्लेसमेंट हमको दिया हो और हम एक्सेलरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो कैसे फाइंड करेंगे हम। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट से एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो कितना बार डिफरेंशिएट करना होता है, कितना बार डिफरेंशिएट करना होता है, जल्दी बताइए। 2 बार डिफरेंशिएट करना होता है। कितना बार करना होता है, 2 बार, क्योंकि एक बार जब हम डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगी, फिर वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, है ना। तो जब हम इस इक्वेशन को 2 बार डिफरेंशिएट करेंगे तो जो भी रिजल्ट मिलने वाला है वो अल्फा के बराबर हो जाएगा। ठीक है, करते हैं डिफरेंशिएट, तो इसको हम करेंगे, और किसके रिस्पेक्ट में करना है, टाइम के रिस्पेक्ट में। देखो ये फार्मूला होता है बाबू, वेलोसिटी का फार्मूला होता है ds बाई dt, यानी इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। अगर डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, वेलोसिटी। और एक्सेलरेशन के लिए फार्मूला होता है dv बाई dt। अगर वेलोसिटी को टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, एक्सेलरेशन मिलेगा, है ना। तो d थीटा बाई dt, इसको डिफरेंशिएट करें इस इक्वेशन को। अगर हम इधर वाले टर्म को ए साइन ओमेगा टी को डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो कांस्टेंट है, वैसे रह जाएगा। साइन ओमेगा टी का क्या आएगा डिफरेंशिएशन, कॉस ओमेगा टी आएगा। ठीक है, तो कॉस ओमेगा टी, और ओमेगा टी को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे टी के रिस्पेक्ट में तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा। यानी जो रिजल्ट आया ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये क्या मिला हमको, डी थीटा बाई डी टी हमको क्या दिया, वेलोसिटी दिया, है ना। क्या दिया हमको, वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी दिया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिल जाएगा। तो डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर, डिफरेंशिएट करेंगे, इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो ए तो वैसे रह जाएगा। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, माइनस साइन ओमेगा टी। फिर से हम ओमेगा, ए और ओमेगा तो वैसे ही बाहर रह जाएगा, लिख देते हैं यहाँ पे ए और ओमेगा, क्योंकि ए और ओमेगा दोनों कांस्टेंट है, टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो रहा है। ठीक है, आपका अगर डिफरेंशिएशन होगा अच्छे से, है ना, पढ़ लिए होंगे 12 क्लास का तो समझ आ रहा होगा आपको। तो ए और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट होकर के बाहर निकल गया, बचा था क्या, कॉस ओमेगा टी। कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन क्या आया, साइन ओमेगा, सॉरी माइनस साइन ओमेगा टी आया। ठीक है, अब अगर हम ओमेगा टी को फिर से, तो यहाँ भी तो ओमेगा टी है ना, ओमेगा टी को अगर हम फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो फिर क्या मिलेगा हमको, ओमेगा। तो फाइनली क्या रिजल्ट मिला हमको, डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू ए ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस साइन ओमेगा टी। क्या मिला हमको, ए ओमेगा स्क्वायर इंटू माइनस साइन ओमेगा टी। और ये क्या है बाबू, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। ये क्या था, डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से हमको मिला वेलोसिटी, और ये क्या दिया हमको, एक्सेलरेशन। और ये एंगुलर एक्सेलरेशन, क्योंकि ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट था तो रिजल्ट भी आया मेरा एंगुलर एक्सेलरेशन, और उसको किससे लिखते हैं, अल्फा से लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा टर्म कितने के बराबर हुआ, अल्फा के बराबर हुआ। अब अगर मान लो कि ये वाला समीकरण से थीटा इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी से इसमें कोई बात अगर बन जाए तो देखते हैं। देख रहे हैं कि यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, ए साइन ओमेगा टी। यहाँ देख रहे हैं ए साइन ओमेगा टी, तो ए साइन ओमेगा टी की जगह पे हम थीटा रख सकते हैं क्या, बिल्कुल रख सकते हैं, है ना। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए साइन ओमेगा टी। ए साइन ओमेगा टी की जगह आप क्या रखेंगे, थीटा। तो यहाँ क्या बचेगा, पहले तो हम माइनस को बाहर लिख लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू थीटा। इसको हम इक्वेशन सेकंड ले लेते हैं, कोई दिक्कत, फिर से समझ लो। देखो ये तो एक्सेलरेशन का वैल्यू आया इतना,
ए साइन ओमेगा टी की जगह पे क्या रख दिया हम, थीटा रख दिए, थीटा रख दिए यहाँ पे। जैसे था ओमेगा स्क्वायर माइनस जैसे था बाहर निकाल दिया, और ये टर्म किसके बराबर था, अल्फा के बराबर था। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से अल्फा का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में सेकंड से अल्फा का मान रखने पर, तो अल्फा का वैल्यू यहां पे पुट करेंगे तो आएगा आई इंटू अल्फा की जगह आप क्या रखेंगे, माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा। ओमेगा जो होता है वो एंगुलर वेलोसिटी होता है, ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस एम बी थीटा। कोई दिक्कत, माइनस ने माइनस को मार दिया है ना, थीटा ने थीटा को मार दिया, तो बचा क्या यहाँ पे, आई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू एम बी। अब अगर हम आई को उधर भेज दें तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी बटा आई। स्क्वायरिंग को उधर करेंगे तो ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एम बी बटा आई का अंडर रूट। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत, कोई समस्या, एक बार देख लीजिए अच्छे से, है ना। ओमेगा इज इक्वल टू क्या आ गया, अंडर रूट एम बी बटा आई। अब देखो, चूंकि ओमेगा इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में 2 पाई एफ। ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई एफ। यहाँ एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति। तो अगर हम ओमेगा की जगह पे ये फॉर्मूला पुट कर दे तो हो जाएगा 2 पाई एफ इज इक्वल टू अंडर रूट एम बी बटा आई, ठीक है। 2 पाई एफ बराबर क्या आ गया, अंडर रूट एम बी बटा आई। अगर हम यहां से 2 पाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी भी फाइंड करना था, पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग को क्या फाइंड करना है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है ना। तो देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ गया हमारे पास। 2 पाई को अगर हम उधर भेज देंगे तो एफ बराबर हो जाएगा 1/2 पाई, गुना में इधर आएगा डिवाइड में हो जाएगा ना, अंडर रूट एम बी बटा आई। ये किसका रिजल्ट आ गया, फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होगा, फॉर्मूला 1/2 पाई अंडर रूट एम बी बटा आई। फ्रीक्वेंसी जो है एम का, एम के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रूट एम के साथ में। फ्रीक्वेंसी जो है मैग्नेटिक फील्ड रूट बी के साथ में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और आई के साथ में क्या है, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति जो है चुंबकीय आघूर्ण एम समानुपाती होता है बी के साथ, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के साथ समानुपाती, और आई के साथ जो होता है वो क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का रिजल्ट आ गया, इसको अच्छे से देख लीजिए, छाप लीजिए इसको, है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बिहार बोर्ड में 2017 में ये 5 नंबर में पूछा गया था, ठीक है। तो हो सकता है मे भी 2023 में फिर से पूछ लेंगे, है ना। हम तो इससे उम्मीद में रहते हैं कि जो भी हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं वो एग्ज़ाम में एकदम टैली करे, है ना, मिल जाए, बच्चे अच्छे से रिवीजन कर ले। चले, तो इसलिए इसको अच्छे से 1-2 बार आप प्रैक्टिस कर लोगे, कम से कम 5 बार आपको प्रैक्टिस करना है। और हर बार आप, जैसे एक बार आप प्रैक्टिस करते हैं तो पूरा देख करके प्रैक्टिस कीजिए, यानी कि आप ऐसा लगना चाहिए कि आप पहली बार देख रहे हो, सब कुछ आपके सामने पहली बार आ रहा, पूरा देख देख के आप कॉपी कीजिए। जैसे बचपन में आप 1 को मोटा करते थे, ABCD को मोटा करते थे ना, तो वैसे ही आप देख देख करके बनाइए। सेकंड टाइम जब आप उसको प्रैक्टिस करने लगिए तो कुछ चीज़ों आपके पास याद ही हो जाएगा, है ना। तो आप देखिए कि कम से कम 30% हिस्सा जो है वो आपका अपने से होना चाहिए, और 70% आप देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जब फिर तीसरा बार कीजिए तो ऐसी परसेंटेज को बढ़ा दी जाए, 30 से आप 60% कर दीजिए कि 60% हम जो है अपने से बनाएंगे और 40% हम देखेंगे। ऐसे करते करते अगर आप 5 बार प्रैक्टिस करोगे तो मेरे ख्याल से फिर आप जल्दी नहीं भूलोगे। फिर जब आप भूलोगे भी तो एक बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो प्रैक्टिस करने का जो मेरा तरीका था, जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं वो हम आपको शेयर करते हैं, ठीक है, कि आप 30, 50, 60 इस तरह से आप अपना परसेंटेज को बढ़ाते जाइए। चलिए, तो इसको यहाँ तक के लिखिएगा। आप टाइम पीरियड का देखते हैं एक्सप्रेशन क्या होगा। चलिए, तब देखते हैं, फ्रीक्वेंसी मिल गई हमारे पास। अब टाइम पीरियड देखते हैं, टाइम पीरियड क्या होगा। तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक पुराना रिश्ता है ना, कि F = क्या होता है, 1/T होता है, ठीक है। तो जहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे हम 1/T रख देंगे, तो क्या हो जाएगा रिजल्ट, फ्रीक्वेंसी की जगह पे हम 1/T रखेंगे,
इधर क्या दिख रहा रिजल्ट 1/2 अंडर रूट mb/i। तो ये 1/t का वैल्यू मिला हमको 1/2 अंडर रूट mb/i। लेकिन t फाइंड करना है तो हम जस्ट अपोजिट कर देंगे, इसको पलट देंगे, t ऊपर चला जाएगा तो इधर वाला टर्म भी ऊपर जाएगा 2 और इधर वाला टर्म जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा i/mb। यानी टाइम पीरियड का जो फॉर्मूला आया t बराबर जो फॉर्मूला आया वो कितना आया 2 अंडर रूट i/mb। और यहाँ I क्या है बाबू, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना, यानी जड़त्व आघूर्ण है। क्या है ये, जड़त्व आघूर्ण। चलिए ठीक है। उसके बाद अगर हम देखेंगे m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। m क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। और m का फार्मूला हम आपको बताते चले, m इज इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, m इंटू 12 है ना। जैसे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर, द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर क्या होता है फार्मूला, मेरे साथ बोलो, P बराबर क्या होता है, Q इंटू 12। P इज इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू 12, जहाँ Q क्या है द्विध्रुव का कोई एक आवेश और 12 क्या है द्विध्रुव की लंबाई। उस तरह से m बराबर m इंटू 12। m क्या है, m क्या है, ध्रुव प्रबलता है, ठीक है, और 12 क्या है, चुंबक की प्रभावी लंबाई है। तो m हो गया ध्रुव प्रबलता, यहाँ q हो गया आवेश। जो काम आवेश का है वही काम किसका है, ध्रुव प्रबलता का है, ठीक है। तो m इज इक्वल टू m इंटू 12, मैग्नेटिक मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण। b क्या है, तो सबको पता है मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। तो b मिल गया मैग्नेटिक फील्ड, m है मैग्नेटिक मोमेंट, I क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब देखेंगे कि I कैसे फाइंड करेंगे हम, m तो फाइंड करने का तरीका आपको दे दिए, b पता है या दिया हुआ ही रहेगा सवाल में, ठीक है, या सवाल में निकालने बोल देगा। लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये 11 क्लास का टॉपिक है, और ये हम जैसा कि बताएं कि हर एक शेप के लिए अलग अलग होता है, अलग अलग फार्मूला से फाइंड करेंगे। जैसे रॉड की बात करें है ना, मैग्नेटिक नीडल, अगर रॉड के जगह पर नीडल को हम कंपेयर करके देखें तो उसका मैग्नेटिक मोमेंट अलग आएगा। अगर हम किसी रेक्टेंगुलर शेप की बात करें है ना, जैसे बार मैग्नेट की बात हो रही, तो ये रेक्टेंगुलर शेप होता है, तो रेक्टेंगुलर शेप की मैग्नेटिक मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा। मैग्नेटिक रॉड की मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगी, रेक्टेंगुलर शेप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, है ना। तो इन सभी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम कैसे फाइंड करते हैं इसको समझते हैं, ठीक है। मतलब ऐसे हम फॉर्मूला दे दे रहे हैं आपको, और अगर इससे रिलेटेड सवाल आएगा कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे चेंज हो रहा है तो उसको हम देख सकते हैं। मैग्नेटिक नीडल और बार मैग्नेट के लिए, ठीक है। तो अगर मैग्नेटिक नीडल हो सवाल में, ठीक है, मैग्नेटिक नीडल, तो अगर मैग्नेटिक नीडल हो तो उसके लिए हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया I का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो होता है ml²/12। ml²/12, जहाँ m क्या है, m जो है वो मास है, ठीक है, क्या है, मास यानी द्रव्यमान। l क्या होता है, लेंथ है, बाकी 12 कांस्टेंट है। अगर हम बार मैग्नेट की बात करें, मैग्नेट या रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप का कोई मैग्नेट होगा तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। m इंटू एल स्क्वायर बाई I बराबर हो जाएगा m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, और यहाँ पे हो जाएगा I इज इक्वल टू एम एल स्क्वायर बाई 12 हो जाएगा। तो ये दोनों के लिए है, यानी यहाँ पे हम अगर L की बात करें तो L क्या हो जाएगा, लेंथ है, B जो है ब्रेथ है, ठीक है, यानी लंबाई और चौड़ाई है, लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है आपका, ये लंबाई है और ये क्या है, चौड़ाई है। अगर आयताकार कोई चुंबक है तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जड़त्वीय आघूर्ण जो होगा m इंटू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 12, और अगर चुंबकीय सुई हो, रॉड हो,
तो ml²/12 हो जाएगा। ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए अब इस पे एक सवाल करेंगे। चलिए तो सवाल है कि जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाए तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल क्या होगा ना, टाइम पीरियड क्या होगा लटकती हुई सुई का। अगर हम मैग्नेटिक फील्ड को 4 गुना बढ़ा दें, है ना, किसी प्लेस पे, किसी स्थान पे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा दिया जाए तो वहाँ पर जो चुंबकीय सुई लटकी हुई है उसका जो ऑसिलेशन का आवर्तकाल है वो कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, या फिर 1/4, 1/4 कम हो जाएगा, ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए टाइम पीरियड की बात हो रही, क्या बोल रहा है कि लटकती हुई सुई का आवर्तकाल, टाइम पीरियड क्या होगा, है ना। तो हम पहले टाइम पीरियड का फॉर्मूला लिख लेंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, T = 2π√I/mb। हम क्या कर रहे हैं, केवल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ा रहे हैं। किसको बढ़ा रहे हैं हम, सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B को हम सिर्फ बढ़ा रहे हैं। क्या B को बढ़ाने से I चेंज हो जाएगा, नहीं। क्या B को बढ़ाने से M चेंज हो जाएगा, नहीं। ना तो M चेंज होगा ना तो I चेंज होगा, सिर्फ क्या बदल रहा, B बदल रहा। तो हम टाइम और B के बीच का रिलेशन को देख लेंगे। तो टाइम और B के बीच का रिलेशन अगर देखते हैं हम, तो क्या हमको मिलता है, T जो है वो 1/√B का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। बस अब बन गया, और क्या। अब अगर हम देखेंगे पहले, है ना, प्रारंभिक वाला अगर टाइम पीरियड देखें, मान लो पहले का टाइम पीरियड कितना था, T था। तो T = हमको दिखने वाला है 1/√B। अगर कुछ देर के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के देखिए, ठीक है, और इसको हम मान लेते हैं, हाँ B ही रहने दो, ठीक है। अब अगर हम बाद में, एक समीकरण बन गया, बाद में जब देखें कि B का मान को हम 4 गुना बढ़ा दिए, तो अगला जो टाइम पीरियड आया उसको हम T2 कहेंगे, और B को हम कितना गुना बढ़ा दिए, 4 गुना बढ़ा दिए। पहले था B, अब B का 4 गुना तो 4B हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन सेकंड मान लेंगे। तो जब हम B को 4 गुना बढ़ाएं तो टाइम पीरियड जो आया है वो टाइम पीरियड पहले वाले टाइम पीरियड का कितना रहेगा, ये हमसे पूछा गया है ना। बस कुछ नहीं, समीकरण सेकंड में फर्स्ट से डिवाइड कर दो। सेकंड में फर्स्ट से भाग देने पर, अगर हम सेकंड में फर्स्ट से भाग देंगे, सेकंड T2 है, फर्स्ट क्या है, T है, सेकंड वाला है 1/√4B, और फर्स्ट वाला क्या है, 1/√B। अब देख रहे हैं T2/T, हम चाहें तो √B को ऊपर भेज देंगे, √4B को नीचे लेके चले आएंगे, तो फाइनली हमको मिलने वाला है B/4B। B ने B को कैंसिल कर दिया, और 1/4 का रूट जो निकलेगा वो 1/2 निकल जाएगा, ठीक है। Therefore T2 = T/2, यानी कि जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को 4 गुना बढ़ा देंगे तो टाइम पीरियड जो होगा मैग्नेट का वो कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, है ना। चलिए लिख लीजिए, सिंपल सवाल है। चलिए तो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या कह रहा है, पढ़िए पहले। एक चुंबक को दोलन चुंबकत्व मापी में स्वतंत्र रूप से लटकाने पर किसी स्थान A पर प्रति मिनट 10 दोलन करती है तथा अन्य स्थान B पर यह 20 दोलन प्रति मिनट करती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक स्थान A पर 36 × 10⁻⁻6 टेस्ला हो तो इसका मान B पर क्या होगा, ये आपका सवाल है, ठीक है। तो पहले एक बार आप अच्छे से सवाल को पढ़िए, वीडियो को पॉज करके अपने से बनाने का कोशिश कीजिए। देखो इससे पहले वाला टाइम पीरियड का सवाल था और ये आपका फ्रीक्वेंसी का सवाल है ना। कैसे फ्रीक्वेंसी का सवाल है, कैसे पहचान गए,
तो देख रहे हैं कि क्या कह रहा है कि किसी स्थान ए पर प्रति मिनट 10 दोलन, तो इकाई समय में चक्करों की जो संख्या होती है उसी को तो हम फ्रीक्वेंसी कहते हैं। पर यूनिट टाइम में जितना रिवॉल्यूशन होगा, जितना चक्कर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो ये फ्रीक्वेंसी का सवाल है, सॉल्यूशन करते हैं इसका। तो देख रहे हैं कि किसी स्थान ए पर जो इसका फ्रीक्वेंसी है वो कितना है, 10 दोलन है ना, यानी एफ ए इज इक्वल टू दिया हुआ है 10। इसको हम अगर फ्रीक्वेंसी को हर्ट्ज जैसे लिख दे तो 10 हर्ट्ज हो गया। ठीक है, अगर हम बी पर की बात करें, बी पर इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, 20, तो एफ बी इज इक्वल टू कितना दे दिया, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज। आगे बोला जा रहा है कि ए पर जो इसका मैग्नेटिक फील्ड है वो कितना है, 36 इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला रख दिए यहाँ पे। तो हमसे पूछा गया कि बी पर इसका वैल्यू क्या होगा, यही तो सवाल है। अब फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, फ्रीक्वेंसी वाला फार्मूला देखेंगे। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था, एफ इज इक्वल टू 1/2 पाई अंडर रूट MB बटा आई। अब देख रहे हैं कि फ्रीक्वेंसी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रिलेशन है। बाकी m और i को हम अगर कुछ देर के लिए कांस्टेंट मान लें, क्योंकि f जो है किस पे डिपेंड कर रहा है, b पे डिपेंड कर रहा है, तो f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑफ रूट b, ये होगा हमारा रिलेशन। अब यहाँ से अगर हम fa और fb का वैल्यू निकालना चाहें, fa/fb, तो fa के जगह पे हम लोग लिखेंगे इस तरह से रूट ba बटा रूट bb। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दो। fa का वैल्यू कितना दिया हुआ, 10, fb का वैल्यू 20, ba का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ba का वैल्यू 36 इंटू 10⁻⁻6, bb का वैल्यू जो है नहीं पता, निकालना। ठीक, 10/20 1/2 आ जाएगा, 1/2 इधर देखेंगे अंदर रूट 36 इंटू 10⁻⁻6 बटा bb। रूट को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर, तो ये 1/4 बन जाएगा, इज इक्वल टू 36 इंटू 10⁻6 बटा bb। इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, देयरफॉर bb इज इक्वल टू 4 इंटू 36 इंटू 10⁻6, और 36 को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 144 इंटू 10⁻6 टेस्ला। ये आपका आंसर। तो सवाल सिंपल है, इतना बड़ा लिखा हुआ है, इस पे जाना नहीं है, घबराना नहीं है इससे कि बहुत बड़ा सवाल होगा या बहुत टफ होगा। सवाल को एक बार दो बार पढ़ोगे, ऑटोमेटिक आपको रियलाइज होने लगेगा कि सवाल हमसे क्या कहना चाह रहा है, क्या डिमांड कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद फिर सवाल सॉल्व हो जाएगा। चलिए इसको भी लिख लीजिए, आगे बढ़ते हैं तीसरे सवाल पे। चलिए तो अगला सवाल क्या कह रहा है कि एक पतली छड़ चुंबक का पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में आवर्तकाल t है। यदि चुंबक को इसकी लंबाई के लंबवत 2 भागों में काट दिया जाए तो प्रत्येक भाग का उसी चुंबकीय क्षेत्र में आवर्तकाल क्या होगा। इस बार हम क्या कर रहे हैं, मैग्नेट को काट रहे हैं और उसके बाद उसका टाइम पीरियड फाइंड करेंगे। जैसे मान लो कि कोई छड़ चुंबक है, पतला छड़ चुंबक है ना, मतलब जस्ट लाइक एक रॉड है। हम यहाँ पे रेक्टेंगुलर शेप बना रहे हैं लेकिन एक रॉड है। ठीक है, मतलब रॉड है, ये ऐसा एक रॉड है, ठीक है, इस तरह का कोई छड़ चुंबक है और इसको क्या किए हम, बीच से काट दिए, है ना, बराबर भाग में दोनों को काट दिए। तो हर एक भाग को फिर काटने के बाद हर एक भाग को उसी चुंबकीय क्षेत्र में ले गए हैं जहां पे इसको हम ओरिजिनल, जब ये पहले से ओरिजिनल ऐसे था तो इसको हम जिस मैग्नेटिक फील्ड में ले जाकर के टाइम पीरियड को कैलकुलेट किए थे उसी मैग्नेटिक फील्ड में काटने के बाद लेके गए और उसके बाद हम पूछे, मतलब पता किए कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा। जब इसको हम आधा आधा काट देंगे, ये वाला टुकड़ा और ये वाला टुकड़ा, ये दोनों का टाइम पीरियड, इसका टाइम पीरियड और इसका टाइम पीरियड, दोनों में क्या रिलेशन होगा ये समझना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जब ये ओरिजिनल मैग्नेटिक फील्ड, ये वाला मैग्नेटिक फील्ड, जब हम इसको काटे नहीं थे, ओरिजिनली मैग्नेटिक फील्ड का टाइम पीरियड क्या था। तो ओरिजिनल का टाइम पीरियड क्या था, ओरिजिनल का टाइम पीरियड को हम मान लेते हैं t।
और ये कितने के बराबर है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। ओरिजिनल मैग्नेट का, ये वाला मैग्नेट का टाइम पीरियड कितना है t, और t किसके बराबर है 2 पाई अंडर रूट आई बाई एम बी। यहाँ I क्या है, इस मैग्नेट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, m क्या है, इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट है, b क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, जहाँ पर हम इसको ले जाकर के रखे हैं। अब चुंबक को काटने पर, चुंबक को काटने पर जब हम किसी मैग्नेट को काटेंगे तो क्या क्या चेंजेस आएगा उसमें। तो जब हम इस चुंबक को काट दिए तो जो कटा हुआ भाग है उसका मैग्नेटिक मोमेंट यानी m, पहले इसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना था m, अब जब हम काट देंगे तो क्या m ही रहेगा या m में कोई चेंजेस आएगा, तो आंसर है चेंजेस आएगा। जब हम लंबाई के लंबवत या लंबाई के अनुदिश दोनों तरह से कैसे भी करके काटते हैं तो उसकी जो चुंबकीय आघूर्ण होती है वो आधी हो जाती है ना। तो चुंबक को काटने पर जो नया चुंबकीय आघूर्ण मिलेगा m डैश, वो पहले वाले चुंबकीय आघूर्ण का क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो m डैश किसके बराबर हो गया, m/2 के बराबर, क्योंकि देखो जब हम काटेंगे तो इसकी लेंथ कम हो जाएगी, मतलब 20 से काट रहे, तो मैग्नेट का चुंबकीय आघूर्ण m × 12 होता है, 12 का मान आधा हो गया तो m का मान क्या होगा, आधा हो जाएगा। चलिए, तो m डैश इक्वल टू क्या मिल गया हमको, m/2 मिल गया। अब हम देखेंगे इसकी चुंबकीय जड़त्वीय आघूर्ण क्या होगा। ठीक है, चुंबक का जड़त्वीय आघूर्ण को काटने पर जड़त्वीय आघूर्ण में क्या चेंजेस आएगा। ठीक है, काटने पर जड़त्वीय आघूर्ण में क्या चेंजेस आएगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि जब इसको नहीं काटे थे, जब इसको हम नहीं काटे थे, जब ये मैग्नेट वैसी था, है ना, ओरिजिनल मैग्नेट का, ओरिजिनल का जो मैग्नेटिक मोमेंट था, सॉरी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो था, आई जो था, वो कितना था, ml²/12 थिन मैग्नेट के लिए। अभी पढ़ाए थे कि अगर कोई चुंबकीय सुई है या फिर पतला सा रॉड है तो उसका जो आई होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है, वो ml²/12 के बराबर होता है। कितने के बराबर होता है, ml²/12 के बराबर होता है। तो जो ओरिजिनल था इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो I = ml²/12 था, टाइम पीरियड ये था, I का मान इतना है। लेकिन जब हम काट देंगे तो m यानी मास है, जब हम इसको काटेंगे तो मास चेंज हो जाएगा, यानी जो नया मास आएगा वो आधा हो जाएगा, m/2 के बराबर होगा। l लेंथ था, अब अगर हम इसको काट देंगे तो इसकी जो नई लेंथ होगी वो l/2 हो जाएगा, l डैश बराबर। तो इसका जो नया चुंबक नया मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा, जड़त्वीय आघूर्ण जो आएगा, I डैश बराबर, वो कितना होगा, फॉर्मूला क्या होता है, ml²/12, m डैश का स्क्वायर, l डैश का स्क्वायर/12। m डैश का वैल्यू कितना है, m/2, l डैश का स्क्वायर करेंगे तो l डैश का वैल्यू l/2, स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा l/4, बाई क्या हो जाएगा 12, यानी ml/8 × 12। इसको अगर हम कंपेयर कर ले इस फार्मूला से, ml²/12, यहाँ क्या दिख रहा है, स्क्वायर था ना, ml²/8 × 12, तो यहाँ देख रहे हैं ml²/12, यहाँ देख रहे हैं ml²/12 × 8। तो ml²/12 इतना टर्म के लिए हम लोग क्या यूज कर सकते हैं, I। ml²/12 किसके बराबर है, I के बराबर, तो I यूज कर सकते हैं। तो I डैश = क्या आ जाएगा, I/8। अब फॉर्मूला पुट कर दो नया टाइम पीरियड के लिए। नया टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला लिखेंगे, T डैश बराबर 2 पाई अंडर रूट I डैश बाई M डैश इंटू B, क्योंकि B तो कोई चेंजेस हुआ ही नहीं, B तो वैसे ही है। ठीक है, 2 पाई उसी चुंबक के क्षेत्र में ले जाकर के रखना, सवाल कह रहा है ना। I डैश का मान कितना आया, I/8 आया, I/8 रख दिए। M डैश का मान कितना आया, m/2 आया, m/2 रख दिए। n2 जैसे B था वैसे कर दिए। अब देख रहे हैं, इसको देखेंगे तो 2 चौके 8 हो जाएगा, तो 2 पाई अंडर रूट, ऊपर बचा I, नीचे आ गया 4m × B। 4 को अगर हम बाहर निकाल लें तो क्या हो जाएगा, 2 आ जाएगा बाहर, अंडर रूट I/MB। अब अगर हम ओरिजिनल वाले से, ओरिजिनल वाले टाइम पीरियड के साथ में कंपेयर करें तो T = क्या, 2 पाई अंडर रूट I/MB, 2 पाई अंडर रूट I/MB। तो 2 पाई अंडर रूट I/MB, 2 पाई अंडर रूट I/MB कंपेयर हो गया, तो बचा यहाँ पे क्या, सॉरी
ये t के बराबर है तो t यहाँ पे पुट कर देंगे, तो t डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट आई बटा एम बी के जगह पे हम क्या रख देते हैं t, तो नीचे क्या बच गया t/2, यानी इसका जो आंसर होगा वो t/2 के बराबर होगा। जब हम उसको कटे हुए भाग को उसी मैग्नेटिक फील्ड में ले जाके रखेंगे तो उसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, आधा। पहले जो था कि एक चक्कर लगाने में अगर 10 सेकंड लेता था तो अब वो एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेगा, 5 सेकंड, यानी कटा हुआ भाग जो है वो एक चक्कर लगाने में कितना सेकंड लेगा, 5 सेकंड लेगा, है ना। चलिए, तो ये आपका आखिरी सवाल था, फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में।